नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर, नए कलेवर के साथ। नया सवेरा के इस बेहद विशेष अंक को लेकर कई बड़ी खबरों पर डालेंगे हम लोग विस्तार से नजर। मैं हूं शहला निगार, मेरे साथ है मेरी सहयोगी कृतिका। शुक्रिया शहला एंड गुड मॉर्निंग आप सभी को। और अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें, जिसमें सबसे अहम खबर होगी संसद को लेकर। संसद में शीतकालीन सत्र लगातार जारी है और आज कौन कौन से प्रमुख बिल होंगे जिन्हें आज पटल पर रखा जाएगा, उस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। साथ ही एक बार फिर से कोविड के मामले जो है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के राज्यों को एडवाइजरी जारी की है, गाइडलाइंस जारी की गई है। वो क्या कुछ है, वो गाइडलाइंस किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही तमिलनाडु की अगर बात करें तो वहां पर मौसम की तरफ से काफी अभी चीजें देखने को मिल रही है। लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इन खबरों के अलावा और भी कई सारी ताजा तरीन खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। विपक्ष के हंगामे के बीच संसद का शीतकालीन सत्र जारी। लोकसभा में आज एनसीआर, दिल्ली कानून समेत 3 आपराधिक कानून संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए सूचीबद्ध। वहीं राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2023 पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों से करेंगे संवाद। ग्रैंड फिनाले 19 से 23 दिसंबर तक होगा आयोजित। नई दिल्ली में आज INDIA गठबंधन की चौथी बैठक। सीट बंटवारे और सांसदों के निलंबन समेत अनेक मुद्दों पर होगी चर्चा। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आज सुनाएगा अहम फैसला। 8 दिसंबर को पूरी हुई थी सुनवाई। और तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। रेलवे और सड़क परिवहन सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित। राज्यपाल ने स्थिति की समीक्षा के लिए बुलाई बैठक। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में चीन के गांसू प्रांत में सोमवार देर रात आया 6.2 तीव्रता का भूकंप। अब तक 111 लोगों के मारे जाने की सूचना, सैकड़ों घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा दूसरा वनडे मुकाबला। टीम इंडिया का दूसरा मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने की होगी कोशिश, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका सीरीज में बराबरी करने की करेगा कोशिश। और नया सवेरा में अब सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास और अहम खबरें और बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। तो विपक्ष के हंगामे के बीच संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। लोकसभा में आज केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान दूसरा संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इस विधेयक से दिल्ली में कुछ अनधिकृत रूप से निर्मित आवासों को दंडात्मक कार्रवाई से अगले 3 साल के लिए सुरक्षा दी जाएगी। तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय वस्तु और सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और करों का अनंतिम संग्रहण विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव रखेंगी। इसके अलावा भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 को भी पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वहीं राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग विधेयक संख्या 3 2023 और विनियोग विधेयक संख्या 4 2023 को चर्चा के बाद लोकसभा वापस भेजने का प्रस्ताव रखेंगी। तो इसी बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ऋषि कुमार हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात ऋषि, क्या कुछ रहेगा आज संसद की कार्यवाही में और ये जो दिल्ली विधेयक है ये कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, जहाँ तक
ये जो शीतकालीन सत्र है उसका ये आखिरी सप्ताह बचा है जी। और सरकार ने तमाम विधायी कार्यों को जिस तरीके से आगे बढ़ाया है उसमें बेहद महत्वपूर्ण विधेयक अगर हम देखें तो जो सीआरपीसी आईपीसी संबंधित जो विधेयक है उसको पारित किया जाना है। और इसको अगर हम देखें तो लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा इसको चर्चा और पारित करने के लिए इसको सूचीबद्ध किया गया है। बेहद महत्वपूर्ण विधेयक है क्योंकि इसमें जो पूरी हमारी न्याय संहिता है उसमें बदलाव है और जो हमारे कंसेप्ट अब तक रहे हैं कि हमारी जुडिशरी सिस्टम को किस ओर और किस दिशा में और किस फोकस पे काम करना चाहिए, तो उसमें सबसे बड़ा पहलू ये है कि हम दंड की बजाय न्याय की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। और आज भारत में जब हम 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं और उसके बाद एक विकसित राष्ट्र बनने की संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हमारे पास जो हमारी न्याय प्रक्रिया है वो भी दुरुस्त होनी चाहिए और न सिर्फ दुरुस्त होनी चाहिए, वो पूरी तरीके से इंडिविजुअल्स होनी चाहिए। तो अंग्रेजों के बनाए हुए तमाम कानून थे जिनको अब एक तरीके से उनकी पुनर्समीक्षा की जा रही है और न सिर्फ समीक्षा बल्कि इस पर तमाम जो रायशुमारी है वो की जा चुकी है। तमाम जो संसदीय है उनके माध्यम से इसको स्क्रूटनाइज किया गया है। तो इस मामले में ये बेहद महत्वपूर्ण विधेयक है। 3 विधेयक एक साथ सदन में लाए जाएंगे, उनको पारित कराया जाना है जी। तो इसको लेकर सरकार ने बहुत पहले से प्रयास करने शुरू कर दिए थे। जहाँ तक अन्य विधेयकों की बात करें तो राज्यसभा में जो अनुपूरक मांग संबंधित है संख्या 3 और 4 इसको लोकसभा में वापस भेजना है चर्चा करने के बाद। और इसके अलावा तमाम जैसे कि आपने विधेयक बताए जिसमें कि जीएसटी से संबंधित है, दिल्ली से संबंधित है, ये विधेयक भी सूचीबद्ध किए गए। लेकिन जिस तरीके से कल का जो पूरा का पूरा प्रदर्शन रहा है उसके बाद ये देखना होगा कि किस तरीके का माहौल सदन में रहता है, क्योंकि बड़ी संख्या में विपक्ष के सांसद निलंबित हुए और बार बार सदन में जो चेयर है उनके द्वारा आग्रह करने के बावजूद भी जब उन्होंने कार्यवाही को शांतिपूर्वक नहीं चलने दिया तो ये जबरन ये कार्यवाही उनके खिलाफ करनी पड़ी। जी ऋषि, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि कहीं ना कहीं विपक्ष रणनीति ये अपना रहा है कि शोर शराबा किया जाए और इस शोर शराबे की वजह से ही करीब 92 सांसद जो हैं विपक्ष के वो निलंबित हो चुके हैं। क्या ये माना जाए कि आगे भी इसी तरीके की रणनीति विपक्ष अपनाएगा? क्योंकि अगर इस तरीके से चीजें चलेंगी तो संसद का जो विधायी कामकाज है वो पूरा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। देखिए, जहाँ तक विपक्ष की रणनीति की बात करें तो निश्चित तौर से जब से संसद में ये घटना हुई है जी इसमें इस पूरे मसले पर विपक्ष एक तरीके से सरकार को घेरने की जो कवायद शुरू की थी उसको वो और आगे बढ़ाने के लिए जब आगे शोर शराबा और हंगामा करता हुआ नजर आता है तो ऐसे में जो कार्यवाही होती है उससे ये भी संकेत मिल जाता है कि सरकार इस मसले पर किसी भी तरीके से अपने आप को कमजोर नहीं मानती है और उनका जो पक्ष है वो मजबूत है। और इसी की वजह से सदन में जब बार बार हंगामा शोर शराबा करते हैं और ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से प्रस्ताव रखा जाता है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सदन इसको स्वीकृति भी देता है, तो ऐसे में विपक्ष को समझ जाना चाहिए कि सरकार की मंशा क्या है, क्योंकि ऐसे में जो कामकाज है और जिनकी प्राथमिकता है वो स्पष्ट है। और इस सब पूरे के पूरे मामले में कल हमने देखा था राज्यसभा में भी जो महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए और कोशिश की जा रही है कि आज भी जो महत्वपूर्ण विधेयक है उनको पारित कराया जाए। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि न्याय संहिता से संबंधित जो विधेयक है ये बेहद महत्वपूर्ण विधेयक है और सरकार की कोशिश होगी कि इस पर कम से कम चर्चा और इसके लिए पहले ही 15 घंटे का समय रखा जा चुका है। ऐसे में इस महत्वपूर्ण विधेयक का क्या सामंजस्य बन पाता है ये महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल ऋषि, देखिए हमने देखा भी है सरकार की जो कोशिश है वो है कि कानून का शासन हो और न्याय प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी सही न्याय जनता को मिल सके, लोगों को जो कि न्याय के लिए कोशिश करते हैं उनको न्याय मिल सके। तो उस दिशा में कई कानूनों को और ज्यादा मॉडिफाई करने की जरूरत थी और उस पर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उसी प्रयास के तहत ये कानून बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया ये कानून न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि एक तरीके से हमारी जुडिशरी सिस्टम और न्याय व्यवस्था में पैराडाइम शिफ्ट है। हम कह सकते हैं कि इसके बाद जो न्याय की संकल्पना है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। हम देखते हैं कि तमाम ऐसे मामले होते हैं जिसमें कि लोग जेलों में बंद हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही अभी तक उनका ट्रायल चल रहा है। तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं उसको सरकार चाहती है कि उसको नियमबद्ध किया जाए और खासतौर से महिलाएं और बच्चियों के खिलाफ जो अपराध होते हैं उन अपराधों को एक तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के जो
विधान प्रक्रिया है उसको मजबूत करने का ये जो संकल्प इन तीनों कानूनों के माध्यम से है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा है कि इस तरीके से जुवेनाइल क्राइम और जो फीमेल क्राइम होते हैं उस तरीके के क्राइम के लिए बार बार सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की कोशिश की है, और भी हमने हाल ही में देखा है कि सरकार ने 3 वर्ष के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की सीमा बढ़ाई है। लेकिन इन सब कानून के बनने के बाद किसी भी तरीके की सरकार की बढ़ाने की सीमा की ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ा करेगी, क्योंकि ये कानूनन प्रक्रिया होगी, और कानूनन प्रक्रिया जब हमारी मजबूत होगी तो न सिर्फ राजधानी की, देश की राजधानी से लेकर देश के छोटे से गाँव तक जो न्याय व्यवस्था भी और ज्यादा मजबूत होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी नज़र बना के रखिए, आगे भी आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद ऋषि, हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों से अपडेट साझा करने के लिए। बिल्कुल, और इसी के साथ चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की आज बैठक होगी और इस बैठक में पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसद शामिल होंगे, जिसमें विपक्षी दलों के हंगामे और विपक्षी गठबंधन की बैठक को लेकर रणनीति पर चर्चा आज हो सकती है। तो अहम बैठक आज ये होनी है। और नया सवेरा में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, देखते रहिए डीडी न्यूज। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए, मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। NPS is a mode of creating post-retirement corpus having two basic characters in it with its hand: disciplined saving and vigilant investment. अगर ये दोनों उसके क्राइटेरियाज मीट आउट होते हैं तो रिटायरमेंट कॉर्पस को पैदा करने के लिए इससे बढ़िया तरीका जो सिंपलेस्ट मोड में है वो और कोई अवेलेबल नहीं है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझकर इन्वेस्ट कर।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। अब बढ़ते आगे और रुक करते हैं अब अगली खबर का, जहां केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज राजधानी नई दिल्ली में सुशासन सप्ताह 2023 का उद्घाटन करेंगे। सुशासन सप्ताह 25 दिसंबर को मनाए जाने वाला सुशासन दिवस तक आयोजित किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में साल 2014 से 2023 तक 25 क्षेत्रीय सम्मेलनों की यात्रा पर एक विशेष पुस्तिका, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की वार्षिक रिपोर्ट और विशेष अभियान 3.0 के परिणामों पर एक कॉफी टेबल बुक भी जारी की जाएगी। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग केंद्रीय सचिवालय में निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाने की पहल के परिणाम प्रस्तुत करेगा। इसके साथ ही ई ऑफिस एडवांस्ड एनालिटिक्स डैशबोर्ड और नागरिकों को सार्वजनिक शिकायतें दर्ज करने में सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के मोबाइल ऐप का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। वहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह विशेष अभियान 3.0 के दौरान मंत्रालयों विभागों द्वारा सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य अपनी सुशासन प्रथाओं को इस दौरान प्रस्तुत करेंगे। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री प्रतिभागियों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री के युवा नेतृत्व वाले विकास के विजन के अनुरूप स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसके तहत छात्रों को सरकार के मंत्रालयों और विभागों, उद्योगों और अन्य संगठनों की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है। इस साल SIH का ग्रैंड फिनाले आज से 23 दिसंबर तक आयोजित हो रहा है। SIH 2023 में 44,000 टीमों से 50,000 से अधिक विचार प्राप्त हुए हैं, जो पहले SIH की तुलना में लगभग 7 गुना वृद्धि को दर्शाते हैं। देश भर के 48 नोडल केंद्रों पर आयोजित होने वाले ग्रैंड फिनाले में 12,000 से अधिक प्रतिभागी और 2,500 से अधिक सलाहकार भाग लेंगे। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्मार्ट शिक्षा, आपदा प्रबंधन, रोबोटिक्स और ड्रोन, विरासत और संस्कृति सहित विभिन्न विषयों पर समाधान प्रदान करने के लिए इस वर्ष ग्रैंड फिनाले के लिए कुल 1,282 टीमों का चयन किया गया है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर विपक्षी गठबंधन को लेकर, जहां विपक्षी इंडी गठबंधन में शामिल दलों की आज नई दिल्ली में अहम बैठक होनी है। इंडी गठबंधन की पिछली 3 बैठकों के मुकाबले इस बार हालात कुछ अलग है। तीसरी बैठक में से इस बैठक में एक लंबा अंतराल भी है और 5 राज्यों के चुनाव में भी इंडी गठबंधन के घटक दलों की तल्खी खुलकर हम सभी ने देखी। ऐसे में सबकी नजरें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बैठक पहले ही बुलाई थी, लेकिन उस दौरान नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के इनकार के बाद इस बैठक को टालना पड़ा था। हालांकि अब आज ये बैठक रखी गई है। अलग सुर, बिगड़ी ताल पर अब लय में आने की कोशिश के तहत इंडी गठबंधन का मंच एक और बैठक के लिए सज चुका है। विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडी गठबंधन का कारवां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कई नेता दिल्ली में हैं। लालू यादव समेत इंडी गठबंधन के तमाम नेता 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराने के दावे कर रहे हैं। बीजेपी ये दावा कर रही है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी, तो वहीं विपक्ष अपनी जीत के दावे कर रहा है। दावे प्रतिदावे के बीच दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की बैठक होनी है। नीतीश कुमार का तो समय चला गया। जब से उन्होंने विधानमंडल में दलित और महिलाओं के बारे में जिस प्रकार की ओछी टिप्पणी की, उसके बाद उनकी जो दावेदारी थी संयोजक पद के लिए, वह दावेदारी भी खत्म हो गई। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो दूर की बात, जो संयोजक बनने से वो खुश थे कि मैं संयोजक बन जाऊंगा, वो दावेदारी खत्म हो गई। कुछ नहीं है, महागठबंधन एक आईवास है, इसके सिवा कुछ नहीं है। मोदी जी के लिए देश की जनता ने तय कर दिया है, नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री होंगे।
वहीं इंडी गठबंधन के कई दलों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगते रहे हैं। पंजाब में गैंगस्टर्स का राज चल रहा है। किसान हो, मजदूर हो, नौजवान, सब मुलाजिम हो, सब धरने में बैठे हुए हैं। एक भी उनकी गारंटी पूरी नहीं हुई है। किसी महिला को 20 महीने में 20,000 मिला, 1,000 तक किसी को नहीं मिला। सब फेलियर हो गया। इसी करके मजदूरों को डरा धमका के नरेगा के मजदूरों को रैली पे ले जाया जाता है। तो 13 सीटें इनको कहाँ से आ जाएगी? ये देश को दिखाने के लिए है। अफसोस ये है कि पंजाब के पैसे लूटे जा रहे हैं। केजरीवाल और भगवंत मान दोनों इकट्ठे होकर लूट रहे हैं। इंडी गठबंधन की पिछली 3 बैठकों के मुकाबले इस बार हालात अलग हैं। तीसरी बैठक से इस बैठक में लंबा गैप है और 5 राज्यों के चुनाव में भी इंडी गठबंधन के घटक दलों की तल्खी खुलकर सामने आई। ऐसे में सबकी नजरें बैठक पर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बैठक पहले ही बुलाई थी, लेकिन नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के इनकार के बाद बैठक टालनी पड़ी थी। कभी तकरार, कभी दरार और अब इकरार के बीच ये देखने वाली बात होगी कि सीटों के बंटवारे सहित तमाम मुद्दों पर भानुमति का कुनबा क्या रुख अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए नया सवेरा। रिटायरमेंट पे कोई सोचता ही नहीं है, सोचता कभी 50 की उम्र में आकर। और एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। पैसा कमाती हैं, घर पे दे देती हैं और एक एक रुपए को मांगती हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है कि भाई चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो अदर जेंडर है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? ऐप से लोन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। बढ़ते हैं आगे। जी हाँ, बात करते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोविड के मामलों में वृद्धि और केरल में कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 के पहले मामले का पता चलने के बाद राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव सुधांशु पंत ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर राज्यों से कोविड पर निरंतर निगरानी बनाए रखने का आग्रह किया है। केंद्र ने राज्यों को नियमित रूप से जिलेवार SARI और ILI मामलों की रिपोर्ट और निगरानी करने को कहा है। वहीं राज्यों को अधिक संख्या में RT-PCR परीक्षण कराने और पॉजिटिव मामलों के नमूने को जीनोम टेस्टिंग के लिए प्रयोगशालाओं में भेजने को कहा है। हालांकि एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि फिलहाल भारत में घबराने जैसी कोई बात नहीं है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया बुधवार को राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड की समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें सभी विभागों की तैयारियों की समीक्षा होगी। और इसी को लेकर के ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता नितिन सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और जिस तरीके से कोविड के मामलों को लेकर एक बार फिर से कहीं ना कहीं बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है, किस तरीके की गाइडलाइंस सभी राज्यों के लिए जारी की गई है? देखिए, जो ये गाइडलाइन है उसके पीछे मकसद ये है कि सरकार का हमेशा अप्रोच रहा है होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी, क्योंकि हम राज्यों के साथ मिलकर के और सोसाइटी के साथ मिलकर के ही कोविड पे विजय पाए हैं। और इस बार तुरंत राज्यों में मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसलिए कल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है और कहा है कि जितने भी सर्दी जुकाम और इससे रिलेटेड केस आ रहा है
उसकी निगरानी की जाए। साथ ही साथ जो सैंपल आ रहा है वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में त्योहार है, क्रिसमस है, नए साल में लोग इकट्ठा होते हैं और मस्ती करते हैं, तो ऐसे में प्रसार का खतरा रहता है। तो राज्यों से कहा गया कि वो निगरानी बढ़ाएं, साथ ही साथ RT-PCR टेस्ट को बढ़ाएं और जो प्रोटोकॉल केंद्र की तरफ से पहले ही भेजी गई है राज्यों को, उसकी सख्ती से पालन करें। हालांकि घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे हाइब्रिड इम्यूनिटी है, सबको कोविड हो चुका है, सबने वैक्सीन भी लिया हुआ है, तो उसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। बुधवार को कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सभी राज्यों के साथ एक समीक्षा बैठक ले रहे हैं। उसके पीछे मकसद ये है कि राज्य अपनी तैयारी रखें, क्योंकि सतर्कता और तैयारी रहेगी तो निश्चित तौर पर हम इसके प्रसार को रोकने से रोक सकते हैं। बिल्कुल नितेंद्र, घबराने जैसी भारत में कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों की बॉडी जो है वो एक तरह से इम्यून हो चुकी है। लेकिन अगर हम कोविड प्रोटोकॉल्स जो है, जो पहले भी बताए गए थे, हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, उन सभी का पालन करते रहेंगे तो हम कोविड के प्रकोप से बच सकते हैं। तो सभी से अनुरोध यही है कि कोविड प्रोटोकॉल्स का लगातार पालन करते रहें ताकि कोविड उनको ना हो। फिलहाल धन्यवाद नितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से अपडेट साझा करने के लिए। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले से जुड़ी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड समेत 5 अन्य की याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। इस मामले में पिछले दिनों सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने 8 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो हरिकेश हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तो हरिकेश, आज फैसला आना है, क्या कुछ तैयारियां हैं इस फैसले को लेकर? देखिए, तैयारी तो दोनों पक्ष तैयार ही रहते हैं, क्योंकि जितने भी ज्ञानवापी के मामले हैं, दोनों ही पक्ष, चाहे अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी हो चाहे हिंदू पक्ष हो, दोनों ही पक्ष जो है लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस मामले का जिक्र आप कर रही हैं सहला, वो 1991 का मामला है। तो चूंकि 1991 में दायर था और कायदे से उसकी जो है आप कह सकती हैं कि जो हिंदू पक्ष था वो पैरवी नहीं कर पा रहा था। अभी इसमें गति आई, और गति यह आई कि चूंकि यह जिला न्यायालय में चल रहा था मामला, तो उसकी पोषणीयता पे सवाल उठाते हुए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है हाई कोर्ट चले गए, जिसमें कि मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर जो जी थे उन्होंने पहले सुनवाई की, लेकिन नवंबर में वो रिटायर हो गए, तो उनकी जगह जो अभी मुख्य न्यायाधीश हैं वो सुनवाई कर आज फैसला आना है। इस पर जो 5 आप बता रही हैं, उनमें 3 तो सिविल के ही हैं, उनकी पोषणीयता पे सवाल उठाया गया है, और 2 जो है, जो ASI की रिपोर्ट कल दाखिल हो गई उसके विरोध में भी थी। लेकिन अब आज हाई कोर्ट का फैसला आएगा तो देखिए क्या आता है, क्योंकि दोनों पक्ष इस उम्मीद में है कि उनके पक्ष में फैसला आएगा। और आपको तो पता ही है कि चूंकि जिला अदालत से मामला जब चलता है तो हाई कोर्ट जाते हैं, और हाई कोर्ट के जो फैसले आते हैं उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की ओर जो है वो जाते हैं। तो आज सभी इंतजार कर रहे हैं दोनों पक्ष कि उनके पक्ष में फैसला आएगा। और ज्ञानवापी का मामला चूंकि काफी समय चर्चा में है और दोनों ही पक्ष लगे हुए हैं कि इसमें, और लगातार जब भी हिंदू पक्ष कोई इस तरह का केस करता है तो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी चूंकि ज्ञानवापी की जो वहाँ पे मस्जिद है उसकी देखरेख करती है, उसी के अंतर्गत है। तो यह जो है पोषणीयता के सवाल पर कोर्ट जाते हैं। और आज जो फैसला आएगा वो दोनों पक्ष को काफी इंतजार है इसका। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हरिकेश तमाम जानकारी और अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो वाकई देखना होगा कि 8 दिसंबर को जो फैसला सुरक्षित रखा गया था उस फैसले में क्या कुछ आज निकलकर सामने आता है, इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ में अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं और बात करते हैं अब तमिलनाडु की, जहां पिछले 2 दिनों से आसमान से पानी आफत बनकर बरस रहा है। हिंद महासागर में कैप कॉमिरन के पास चक्रवात बनने से राज्य के 4 तटीय जिलों तिरुनेलवेली, तूतुकुडी, कन्याकुमारी और तेनकासी में 95 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी बरस चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक हिंद महासागर में कैप कॉमिरन के पास चक्रवात से तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में 2 दिनों से बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा 525 मिलीमीटर बारिश तूतुकुडी जिले में हुई। वहीं कोविलपट्टी में नदी व झीलों के ओवरफ्लो होने की वजह से 2 जिलों में दरार भी आ गई है, जहां मरम्मत फिलहाल की जा रही है। और बाढ़ के हालात को देखते हुए आपदा संभावित क्षेत्रों में NDRF
और स्थानीय आपदा राहत बल के 250 से ज्यादा जवानों को कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन और तेनकासी जिलों में तैनात भी किया गया है। इसी बीच तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए आज अहम बैठक भी बुलाई है। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त प्रियंका का, जो कि चेन्नई से हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं। प्रियंका, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आपको। और जिस तरीके से जो बारिश की हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, क्या कुछ स्थिति है, साथ ही इस आपदा से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से? जैसे कि आप देख सकते हो स्थिति अभी नीचा पुयल यहाँ से चेन्नई से गया है। अभी ये इस फ्लड से बहुत, इस रेन से हैवी डैमेज हो गया है इन सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, जो कि आप देख सकते हैं काफी ज्यादा 500 से भी ज्यादा पैसेंजर स्ट्रैंडेड हो गए हैं ट्रेन में। ट्रेन लाइन्स पूरा कट ऑफ हो गया है, लोगों के घर मूव हो रहे हैं, गिर रहे हैं। तो काफी सारे हैवी, दिस इज रिकॉर्डेड हैवी रेन्स आफ्टर 1871 के बाद ये बहुत हैवी रेन्स रिकॉर्ड हुए सदर्न डिस्ट्रिक्ट में। इतना अभी आप देख सकते हैं जो ये रेस्क्यू मेजर्स, NDRF की टीम पूरी लगी हुई है। देयर ऑलमोस्ट 3-4 का डेथ भी हो गया है ड्यू टू रेन्स, और NDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन फुल स्विंग में कर रही है। बट जो पैसेंजर्स वहाँ पे रेलवे स्टेशन में स्टक है, दे आर प्लानिंग टू एयरलिफ्ट फूड एंड रीच टू देम, ताकि उनको खाना की व्यवस्था, तो जब तक रेलवे रूट वगैरह क्लियर हो तब तक खाने द बेसिक कम्युनिटीज की व्यवस्था हो जाए उनको। जी, तो तमिलनाडु में बारिश की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और जो पानी अतिरिक्त छोड़ा गया है उसकी वजह से जलभराव हुआ है। जलभराव को देखते हुए काफ़ी मुश्किलें लोगों को, आमजन को हो रही हैं। ऐसे में प्रशासन काफ़ी काम कर रहा है, NDRF, SDRF की टीमें लगातार काम कर रही हैं। इस पर अपनी नज़र बनाकर रखेंगे। शुक्रिया फिलहाल प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का ये सफ़र जारी रहेगा। देखते रहिए DT न्यूज़। Earlier we were having DCPS system. We got transferred to NPS from DCPS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझकर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का नया सवेरा में। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से उनके लिए खास तौर पर नजर डाल लेते हैं सुबह की हेडलाइंस पर। विपक्ष के हंगामे के बीच संसद का शीतकालीन सत्र जारी। लोकसभा में आज NCR, दिल्ली कानून समेत 3 आपराधिक कानून संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए सूचीबद्ध, तो वहीं राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2023 पर हुई। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों से करेंगे संवाद। ग्रैंड फिनाले 19 से 23 दिसंबर तक होगा आयोजित।
नई दिल्ली में आज INDIA गठबंधन की चौथी बैठक, सीट बंटवारे और सांसदों के निलंबन समेत अनेक मुद्दों पर होगी चर्चा। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। 8 दिसंबर को पूरी हुई थी सुनवाई। तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, रेलवे और सड़क परिवहन सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित। राज्यपाल ने स्थिति की समीक्षा के लिए बुलाई बैठक। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में चीन के गांसू प्रांत में सोमवार देर रात आया 6.2 तीव्रता का भूकंप। अब तक 111 लोगों के मारे जाने की सूचना, सैकड़ों घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा दूसरा वनडे मुकाबला। टीम इंडिया का दूसरा मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर होगी नजर, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका सीरीज में बराबरी करने की करेगा कोशिश। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब रुक करते हैं अखबारों की सुर्खियों का, क्या कुछ आज अखबारों में अहम सुर्खियां हैं, और इसको जानने के लिए सीधा रुक करते हैं इस वक्त न्यूज रूम का, जहां हमारी सहयोगी संध्या शर्मा इस वक्त मौजूद है। संध्या, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग आप दोनों को और हमारे सभी। तो अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए आपको लिए चलते हैं सीधे हमारी सहयोगी संध्या शर्मा के पास, जो कि न्यूज रूम में मौजूद हैं। संध्या, क्या कुछ है आज अखबारों की सुर्खियों में? जी अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जो उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई है। दरअसल कल लोकसभा में टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रस्तुत किया, और इस दौरान उन्होंने ये बताया कि इस बिल में क्या कुछ प्रावधान होंगे। अब अनचाही कॉल से जल्द ही मुक्ति मिल सकेगी, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर बिना इजाज़त कोई प्रमोशनल कॉल अगर की जाती है तो 50,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए तक का इसके तहत जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो जब ये बिल पास होगा और ये कानून का रूप लेगा तो जल्द ही उपभोक्ताओं को इस तरह के अनचाही कॉल से मुक्ति मिल सकेगी, और भी कई तमाम इसमें प्रावधान है। अगली खबर की बात करें तो ये आज सभी अखबारों में ली गई है। दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, और हंगामे की वजह से लोकसभा से कल 33 सदस्य और राज्यसभा से 45 सांसदों को निष्कासित किया गया, निलंबित किया गया इस शीतकालीन सत्र की बची हुई अवधि के लिए। दरअसल ये सभी सांसद वो हैं जो तख्तियां लेकर के सदन में आए थे, और आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ने पहले भी जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि सदन को सुचारू रूप से चलने दिया जाए, तख्तियां लेकर के सदन में ना आए। लेकिन इस समय हम देख रहे हैं कि सदन में अवरोध बना हुआ है, इसको लेकर के इन सांसदों का निलंबन किया गया। हालांकि बाकी अखबारों ने यह भी बताया है कि और कब कब इस तरह से सांसदों का निलंबन हो चुका है। अगली खबर की बात करें तो ये है चंदा देवी से जुड़ी हुई। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में थे। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिरकत की, भाग लिया, और उन्होंने दर्शक दीर्घा में बैठकर सभी का भाषण भी सुना। और मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत चंदा देवी जब अपने अनुभव साझा कर रही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे सवाल किया कि क्या आपने चुनाव लड़ा है। जब उन्होंने कहा कि नहीं, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आप चुनाव लड़ेंगी, और इसी बात को लेकर के आज अखबारों ने इसे हेडलाइन बनाया है। अगली खबर की बात करें तो अपना बिजनेस पेज पर हिंदुस्तान अखबार ने इस खबर को लिया है, बाकी अखबारों ने भी इस खबर को लिया है, और बताया है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 1000 वाहन कबाड़ केंद्रों की ज़रूरत है, और 400 स्वचालित फिटनेस जांच केंद्रों की ज़रूरत भी महसूस की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भरोसा भी दिलाया कि बिना चालक वाली कार भारत में जब तक मैं मंत्री हूँ नहीं आने दूंगा, क्योंकि इससे जो देश के ड्राइवर हैं उनका रोजगार घटेगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगली खबर की बात करें तो नव भारत टाइम ने अपने पहले पेज पर इस खबर को लिया है। JN1 वेरिएंट से जुड़ी हुई है। केंद्र ने राज्य सरकारों को जांच पर फोकस करने के लिए कहा है, साथ ही साथ कोविड के बढ़ते मामलों पर एडवाइजरी भी जारी की है। हालांकि विशेषज्ञों का और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि फिलहाल जो ये वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक या घातक नहीं है, लेकिन समय के साथ साथ हो सकता है कि म्यूटेंट वायरस बदल जाए और शायद खतरनाक हो जाए। तो केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी इस मामले में जारी की है। अगली खबर की बात करें
जनसत्ता अखबार ने एक अध्ययन के साथ ये प्रकाशित किया और बताया है कि मानव गतिविधि के कारण जलवायु परिवर्तन होगा और भारतीय जंगलों में आग का खतरा बढ़ सकता है। दरअसल आईआईटी दिल्ली के एक हालिया अध्ययन के अनुसार ये नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुई है ये स्टडी, और इसको लेकर के आज जनसत्ता अखबार ने बताया है। चलते चलते बात कर लेते हैं इस खबर के साथ, जो विश्व बैंक की मदद से कूलिंग उपकरणों की उपलब्धता सरकार बढ़ाने वाली है। दरअसल इसके लिए एक परियोजना शुरू की जाएगी और परियोजना में निवेश बड़ी धनराशि की जाएगी और इसे मुहैया कराए जाएंगे इससे सस्ते उपकरण। और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव राजेश कुमार ने इस बारे में जानकारी दी है कि इस परियोजना को जल्द ही मूर्त रूप दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद संध्या हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों से तमाम अखबारों की सुर्खियां साझा करने के लिए। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में। चीन में कल रात महसूस किए गए भूकंप के झटकों के कारण अब तक 111 लोगों की मौत हो चुकी है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 आंकी गई है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि लोगों की जान बचाने और भूकंप से प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाए। अफ्रीकी देश गिनी की राजधानी कोनाक्री में तेल डिपो में विस्फोट के बाद आग लगने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है और कम से कम 178 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सरकार के अनुसार घायलों में से 89 लोगों के इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आइसलैंड में कई हफ्तों की तीव्र भूकंप के बाद अब एक ज्वालामुखी फट गया है। मौसम कार्यालय ने कहा कि रेक्जेंस प्रायद्वीप पर प्रकोप के डर से अधिकारियों ने मछली पकड़ने वाले शहर गिंड्राविक के लगभग 4000 निवासियों को हटा दिया है और पास के ब्लू लेगून जियोथर्मल स्पा को भी बंद कर दिया गया है। अमेरिका के तटीय राज्य मैसाचुसेट्स, पेंसिल्वेनिया और न्यू हैम्पशायर में कल भारी बारिश और बर्फबारी हुई, जिसके कारण इन राज्यों की नदियां उफान पर हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा ने तूफान के जल्द ही पूर्वी कनाडा की तरफ बढ़ने की संभावना जताई है। इजरायल दौरे पर अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इजरायल के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि हमास के खिलाफ संपूर्ण जीत हासिल करना ही हमारा लक्ष्य है। नेतन्याहू ने इजरायल के समर्थन के लिए वॉशिंगटन को आभार भी जताया। और चलिए अब बात करते हैं कारोबार जगत की। नेट डायरेक्ट टैक्स संग्रह चालू वित्त वर्ष में अब तक 20.66% बढ़कर 13.70 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। आयकर विभाग ने बताया कि 17 दिसंबर 2023 तक 13 लाख करोड़ रुपए के नेट डायरेक्ट टैक्स संग्रह में कॉर्पोरेट कर की हिस्सेदारी 6.95 लाख करोड़ रुपए रही है। वहीं 6.73 लाख करोड़ रुपए व्यक्तिगत आयकर से मिले हैं। इसमें प्रतिभूति लेन देन कर भी शामिल है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लेन देन वित्त वर्ष 2017-18 के 92 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 8000 करोड़ हो गया है। इसमें सालाना आधार पर 147% की वृद्धि दर्ज की गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्वीकृत कुल 44.46 करोड़ ऋणों में से 69% ऋण महिलाओं को स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही स्टैंड अप इंडिया के तहत स्वीकृत कुल 2.09 लाख ऋणों में से 84% महिला उद्यमियों को स्वीकृत किए गए। केंद्र ने चावल उद्योग संघों को तत्काल प्रभाव से चावल की खुदरा कीमत कम करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने कहा कि मुनाफाखोरी के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा। और चलिए अब देखते हैं खबरें खेल जगत से।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला क्यूबेहा में खेला जाएगा। इस सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है। ऐसे में भारतीय टीम इस मैच को जीतकर वनडे सीरीज पर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करना चाहेगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका की कोशिश इस मैच को हर हाल में जीतकर सीरीज में बराबरी करने की होगी। आईपीएल 2024 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी आज दुबई में होगी। ये पहला मौका है जब देश के बाहर आईपीएल ऑक्शन हो रहा है। इन नीलामी में 333 क्रिकेटरों में से 77 उपलब्ध स्थानों को भरने की कोशिश होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में मिली हार के बाद पाकिस्तान को आईसीसी ने तगड़ा झटका दिया है। आईसीसी ने पर्थ में पहले टेस्ट में धीमी ओवर गति बनाए रखने के लिए पाकिस्तान पर मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया है। इसके अलावा पाकिस्तान पर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 2 अंक का जुर्माना भी लगा है। दुबई पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारतीय शटलरों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य पदक समेत कुल 14 पदक जीते हैं। मानसी जोशी और एम तुलसीमती की जोड़ी ने अपनी अपनी कैटेगरी में महिला युगल का स्वर्ण जीता। पुरुष एकल के SL4 वर्ग में सुहास एलवाई को रजत पदक में से संतोष करना पड़ा। वहीं पुरुष एकल के SL3 वर्ग के फाइनल में प्रमोद भगत ने रजत पदक पर कब्जा जमाया। चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के ड्रॉ की घोषणा हो गई है। मौजूदा चैंपियन मैनचेस्टर सिटी राउंड ऑफ 16 में कोपेनहेगन से खेलेगी। वहीं आर्सेनल का सामना पोर्टो से होगा। रिकॉर्ड 14 बार की चैंपियन रियल मैड्रिड का सामना आरबी लाइप्जिग से होगा। वहीं पिछले सीजन की उपविजेता इंटर मिलान एटलेटिको मैड्रिड से भिड़ेगी। बायर्न म्यूनिख का सामना लाजियो से होगा। और चलिए अब देखते हैं खबरें सिने जगत से फटाफट अंदाज में। करण जौहर के शो कॉफी विद करण 8 के शो का नया प्रोमो वीडियो सामने आ गया है। वीडियो में फिल्म सिंघम 3 के डायरेक्टर रोहित शेट्टी और एक्टर अजय देवगन नजर आएंगे। काजोल की मां तनुजा की अचानक तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां रविवार को उन्हें जुहू के एक अस्पताल में एडमिट किया गया था। कहा जा रहा था कि एक्ट्रेस को उम्र संबंधित बीमारियों के चलते भर्ती कराया गया। वहीं अब उनके जल्द डिस्चार्ज होने की भी खबर सामने आ रही है। प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट के बाद नेहा धूपिया भी हॉलीवुड में फाइनली अपने पहले इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ब्लू 52 के साथ ग्लोबल ऑडियंस को इंप्रेस करने की तैयारी कर रही हैं। पॉपुलर फिल्म मिस्र के मेकर अली एल अरबी द्वारा निर्देशित ब्लू 52 से नेहा हॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं। फिल्म सालार का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म सालार का ट्रेलर लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। फिल्म के ट्रेलर को लेकर ट्विटर पर भी चर्चा शुरू हो गई। किसी ने फिल्म के एक्शन सीन्स की तारीफ की तो कोई इसकी तुलना KGF से करता हुआ दिखाई दिया। मुंबई में 2 मार्च से शुरू होने वाले इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में महानायक अमिताभ बच्चन की भी एंट्री हो गई है। अमिताभ ने स्पोर्ट्स की दुनिया में कदम रखने का फैसला लेते हुए सोशल मीडिया पर जानकारी दी और बताया कि उन्होंने पूरी मुंबई टीम को खरीदने का ऐलान कर दिया है। बिग बी इस लीग में मुंबई टीम के मालिक के रूप में नजर आने वाले हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं सेहत की। अधिकतर लोग स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना चाहते हैं, लेकिन कौन सी क्रियाओं से अधिक लाभ होगा ये समझ में नहीं आता है। कौन सी क्रियाएं करें, इसे लेकर भ्रम की स्थिति रही है। कुछ लोग टहलने और फोन पर बातें करते हुए घूमने को व्यायाम समझ लेते हैं, तो कुछ घर के काम में व्यस्त रहते हैं और सोचते हैं कि अलग से व्यायाम करने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन सही मायने में व्यायाम जो आपकी सेहत को बेहतर बना सकता है, उसमें कौन कौन सी क्रियाएं शामिल हैं, आपको बताते हैं कि कार्डियो वर्कआउट क्या है और ये कितना लाभदायक है। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आजकल कार्डियो वर्कआउट युवाओं में काफी प्रचलित है।
कार्डियो व्यायाम हृदय की कार्यात्मक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। इससे शरीर में रक्त का संचार बेहतर होता है, साथ ही हृदय को मजबूत बनाने में भी ये उपयोगी है। लगभग 150 मिनट पर वीक का व्यायाम हमारे हृदय के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि आपको ब्रिस्क वॉक करना है कि चलते समय आपको या तो स्वेटिंग हो या फिर पसीना या फिर सांस फूलने लगे। ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ टहलने को हम लोग व्यायाम नहीं कहते हैं। ब्रिस्क वॉक या फिर कार्डियो वर्कआउट या फिर आप घर में योगा भी करके, इंडोर एक्टिविटीज़ करके भी व्यायाम सर्दियों में कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके फायदे पाने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि कुछ ही मिनटों में व्यायाम करके कई लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। कार्डियो वर्कआउट करने से कई लाभ प्राप्त होते हैं। इससे हृदय स्वस्थ रहता है, मोटापा और वजन कम करने में उपयोगी है कार्डियो वर्कआउट। नींद अच्छी आती है, मस्तिष्क सक्रिय और चुस्त हो जाता है, हड्डियां मजबूत बनती हैं, त्वचा स्वस्थ और निखरी होती है। इससे मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहता है, पाचन बेहतर बनता है, शरीर की चय अपचय प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, साथ ही रक्त में शर्करा का स्तर भी नियंत्रित रहता है। कार्डियो करते समय सबसे अधिक ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि अपनी क्षमता के अनुसार ही व्यायाम किया जाए। व्यायाम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसा हमने सुना कि सर्दियों में लोग एक्टिविटीज़ करना बंद कर देते हैं, बहुत ज़्यादा समय अपने घर में रज़ाइयों में गुजारते हैं, जिससे कि मोटापा बढ़ जाता है और हृदय की बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। डायबिटीज़ जिनको है उनका भी शुगर असंतुलित हो जाता है। सुबह आप जब सोती हुई अवस्था से सडनली एक अलर्ट अवस्था में आते हैं, आपका एड्रेनलिन सर्ज होता है। सुबह जैसे रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का जो वक्त है उसमें हृदयघात की संभावना बढ़ जाती है। तो सडनली आप नहीं जाएं उठते ही वॉक के लिए या व्यायाम करने के लिए। थोड़ा सा समय दें, अपने आप को कंफर्टेबल हो जाएं और उसके बाद लगभग 7-8 बजे के आसपास आप व्यायाम करने के लिए जाएं और ब्रिस्क वॉक करें और रेगुलर रहें अपने व्यायाम में। उसको अपनी दिनचर्या को सर्दियों में चेंज ना करें। कार्डियो वर्कआउट करने की क्षमता एक से दूसरे व्यक्ति में अलग हो सकती है। स्वस्थ और एक्टिव रहने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ घंटे कार्डियो वर्कआउट के लिए अवश्य निकालने चाहिए। कार्डियो एक्सरसाइज का मतलब है एक व्यवस्थित तरीके से शरीर की चर्बी और वजन को कम करना। अपनी रोज की दिनचर्या में कार्डियो वर्कआउट के लिए कुछ समय अवश्य निकालें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो कृतिका, ये पैकेज हमने देखा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आजकल आज के दौर में हमारी जो दिनचर्या है, जिस प्रकार हम लोग जीते हैं, उठते बैठते हैं और जो खाना खाते हैं, तो वर्कआउट तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब जिस तरीके का मौसम चल रहा है, इस दौरान लोग अपने घरों से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करते। लोग अपनी रज़ाई में ही दुबके रहना उन्हें पसंद है। लेकिन ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सर्दी का भी ध्यान रखें, लेकिन साथ ही अपने शरीर का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोग व्यायाम ज़रूर करें और अपने शरीर को तंदुरुस्त रखें। और चलिए, नया सवेरा में अब बात मौसम की। तो देश के कई राज्यों में शीतलहर का कहर शुरू हो गया है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन कई इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो आज यानी कि 19 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं यहां घना कोहरा भी देखा जा सकता है। इसके अलावा कल से यहां के तापमान में और गिरावट की भी उम्मीद है। वहीं दक्षिणी तमिलनाडु, दक्षिणी केरल और लक्षद्वीप में आज भारी से बहुत भारी बारिश संभव है। उत्तरी तमिलनाडु, उत्तरी केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश संभव है। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट और दक्षिणी कर्नाटक में हल्की बारिश संभव है। उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट आएगी। और इसी के साथ अब नजर डालते हैं देश भर के अन्य शहरों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान पर।
इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं क्रोएशियाई शहर में क्रिसमस की खूबसूरत झलकियों के साथ। बिल्कुल, क्योंकि क्रिसमस का जो त्यौहार है वो भी अब बेहद नज़दीक है, सिर्फ कुछ दिन ही रह गए हैं। तो ऐसे में हर जगह क्रिसमस की जो धूम है वो देखने को मिल रही है, लाइटिंग हर जगह देखने को मिल रही है। तो आप इन तस्वीरों का आनंद लीजिए और हमेशा स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। साथ ही मुझे, मेरी सहयोगी शैला और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।